हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आलोक भारती मैथ क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 14 से। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रश्न संख्या 13 तक। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k+1 या 6k+2 या 6k+3 या 6k+4 या 6k+5 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इस रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, मतलब इसको दर्शाना है, इसको दिखाना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले कोई धन पूर्णांक मान लेंगे। देखिए, सबसे पहले 14 नंबर प्रश्न है, हल मानेंगे। माना कि ए कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, ए कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, मान लिए ए कोई धन पूर्णांक है, तो इसलिए हो जाएगा, मतलब b बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो हो जाएगा 6। चलिए अब लिखेंगे। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला लिखते, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि होता है ए बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? तो BQ प्लस आर। तो देखिए, ए के बराबर बी, क्यू के मान कितना दिया है? तो सॉरी, यहाँ पर बी का मान क्या है? बी जो है भाजक है, यहाँ पर लिख सकते हैं भाजक। तो बी का मान कितना है? तो 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। 6 क्यू प्लस आर के आर, जहाँ लिख सकते हैं जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल, सॉरी यहाँ पर जहाँ 0 से बड़ा आर, और कभी कभी आर के बराबर हो जाएगा, और आर से बड़ा 6 होगा, क्योंकि 6 जो है भाजक है, बी है। तो देखिए, बी से हमेशा छोटा होता है आर, शेषफल। तो हमारा आर का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? इससे पता चल रहा है कि जब 6 से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा, तो इसका मतलब आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतना ही ना होगा। यहाँ पर 6 तक है, तो उससे मतलब छोटा लेना है। बी जो है 6 है, तो चलिए, तो आर का मान क्या हो जाएगा? 5 तक, मतलब उससे कम रखना है। तो हो जाएगा, जब आर बराबर जब देखिए आर बराबर 0 लें, आर बराबर क्या ले लें? 0। तो आर बराबर 0 लेने पर क्या होगा? ए बराबर हो जाएगा बी क्यू नहीं, यहाँ पर 6Q है, तो 6Q लिख दे रहे हैं, 6Q प्लस आर। तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे कि 6Q, तो देखिए 6Q प्लस आर, आर का मान कितना दिया हुआ है? तो 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे 6Q प्लस 0। तो लिख सकते हैं जहां k बराबर q। ठीक है, k के मतलब q की जगह पर क्या है? तो q है। q की जगह पर क्या है? तो k है। तो हो जाएगा, इसलिए जहां k बराबर q, तो हो जाएगा इसलिए 6, अब q की जगह पर क्या हो जाएगा? तो k, अब प्लस 0, तो जोड़ेंगे तो 6k ही हो जाएगा। यहाँ पर पहला धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ, 6k के रूप में होता है।
फिर उसी तरह जब हम r बराबर 1 लें, देखिए r बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा a बराबर यहाँ पर a लिखते जाइएगा, लिख लीजिएगा पूरा, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r। तो r का मान डायरेक्ट रख दे रहे हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा। लिख सकते हैं आप जहां k बराबर q, तो k बराबर जब q है तो हो जाएगा 6। अब q की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो k रख सकते हैं, तो k 6k प्लस 1 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट, अब उसके बाद r बराबर क्या ले लें, तो r बराबर 2 लेने पर, चलिए जब लिख सकते हैं आप लोग, r बराबर 2 ले रहा है, तो r बराबर 2 लेने पर देखिए a बराबर हो जाएगा सॉरी 6q, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 6q प्लस r का मान 2 है तो 2। देखिए अब हो जाएगा, लिख सकते हैं जहां k बराबर q, ठीक है, जहां k बराबर q, तो हो जाएगा a बराबर 6k प्लस 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा एक और प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब r बराबर 3 लेकर के, r बराबर 3 लेंगे, तो देखिए r बराबर जब 3 लेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r की जगह पर अब 3 रख देंगे, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे जहां k बराबर q, जहां k बराबर q, तो हो जाएगा, इसलिए a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 6k प्लस 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए r बराबर अब क्या लें, r बराबर 4 लेने पर, r बराबर 4, तो देखिए r बराबर जब 4 लेंगे 4, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। तो देखिए जहां, फिर लिख सकते हैं जहां, सेम वही कंडीशन, जहां k बराबर q, तो हो जाएगा a, इसलिए a बराबर 6, अब q की जगह पर क्या रख देंगे, प्लस 4, ये भी प्राप्त हो गया। फिर अब हो जाएगा एक इस पर 5 वाला इस पर बना ले रहे हैं, r बराबर 5 लेने पर, देख लीजिए r बराबर 5 लेने पर, यहां से r बराबर 5 लेने पर हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। तो अब फिर मान लेंगे जहां k बराबर q, तो k बराबर जब q है तो हो जाएगा a बराबर, इसलिए a बराबर 6k प्लस 5, कितना प्राप्त हो गया। तो अब हम इस तरह लिख सकते हैं, अतः लिख देंगे, अतः कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अतः इस प्रकार कोई भी धन पूर्णांक का पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। इस पर लिख लीजिएगा इस प्रकार से,
इस प्रकार से कोई धन पूर्णांक, ठीक है, लिख लीजिएगा। अतः ऊपर लिख दे रहे हैं, अतः इस प्रकार से कोई धन पूर्णांक इतना के रूप में लिखा जा सकता है। यही प्रमाणित करना था, तो लिख देंगे प्रमाणित, ठीक है। चलिए अब देखेंगे ये प्रश्न संख्या 15। देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या कर रहा है, तो 15 नंबर जो प्रश्न है, देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है सिद्ध करे कि 8 के पावर n के रूप में कोई संख्या जहां n समुच्चय n है, मतलब जो n है यहाँ पर n, यह है समुच्चय मतलब प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ठीक है कि अंत में शून्य नहीं आ सकता है। मतलब जो प्राकृत संख्या है, इस पर हम कोई भी प्राकृत संख्या, जैसे 8 के पावर n, मतलब n का मान कोई भी ले, जैसे प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 कोई भी संख्या ले, लेकिन उसका जो मान आना चाहिए क्या, तो शून्य पर, अंत में शून्य पर समाप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, शून्य पर समाप्त नहीं होना चाहिए, यही साबित करना है। तो सबसे पहले मानेंगे क्या, तो 15 नंबर है, मानेंगे, माना कि a बराबर 8 के पावर n, तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, पावर n हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या, 2 क्या है, अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या इसमें हो रहा है। तो लिख सकते हैं इस तरह, इसलिए हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी आ सकता है जब जब 2 और 5 का गुणनखंड हो। तो देखिए हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी आ सकता है। कोई भी संख्या का अगर मतलब कोई भी संख्या ले रहा है, जैसे 8 ले रहा है या 4 ले रहा है, उसके पावर में कुछ भी रखेंगे, उसका अंत में शून्य तभी आएगा जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 हो। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी दूसरा संख्या रहेगा, मतलब ये नहीं रहेगा इसमें से कोई है, तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी आ सकता है जब 2 और 5 का गुणनखंड हो, ठीक है, 2 और 5 का गुणनखंड है। लेकिन चूंकि a का 2 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड 2 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, इसलिए a, 5 का अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड नहीं है। देखिए समझ लीजिए अब इस यहाँ से, जब हम जानते हैं कि संख्या के अंत में शून्य तभी आ सकता है जब 2 और 5 का गुणनखंड हो। जब 2 और 5 का गुणनखंड होगा तभी शून्य पर समाप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है, चूंकि a का 2 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, मतलब कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये नहीं है, मतलब 2 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड दिख रहा है इसमें नहीं है, मतलब इसलिए हो जाएगा a का मतलब 1,5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्या है? तो नहीं है, लिख देंगे नहीं है। तो इससे हमें क्लियर होता है, मतलब स्पष्ट होता है, स्पष्ट कि 8 के पावर n मतलब 8 के पावर n के मान अंत में शून्य पर मतलब शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, या 8 के पावर n के मान अंत में शून्य नहीं आ सकता है, या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। पर लिख रहे थे तो भी हो जाता है, नहीं आ सकता है या नहीं समाप्त हो सकता है, नहीं आ सकता है। ठीक है, यही साबित करना है। ठीक है, प्रमाणित। समझ में आया? इसी तरह से जैसे नेक्स्ट 16 नंबर जो प्रश्न है, 16 नंबर है 8 के पावर मतलब 4 के पावर n है, 4 के पावर n है। तो इसी तरह नहीं बन जाएगा, माना कि a बराबर जैसे 4 के पावर n, तो इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 इसका पावर n, और सेम यही कंडीशन, मतलब इसमें भी 2 का गुणनखंड है, मतलब 2 अभाज्य संख्या है, इसमें 2 अभाज्य संख्या है, तो लिख देंगे चूंकि 2 अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी आ सकता है जब 2 और 5 का गुणनखंड हो। ठीक है, जब 2 और 5 का गुणनखंड होगा तभी शून्य पर समाप्त हो सकता है कोई भी संख्या। तो देखिए चूंकि a का 2 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ लिख लीजिएगा, नहीं है, इसलिए 1,5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 4 के पावर n भी n के मान अंत में शून्य नहीं आ सकता है, मतलब 4 के पावर n भी और 8 के पावर n भी, ये भी दोनों एक ही हैं, बन जाएगा। चलिए, तो अब चलिए इस वीडियो के माध्यम से अगर यह प्रश्न समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसे दोबारा बना देंगे, दोबारा वीडियो इसके लिए बना देंगे। चलिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।